ओके, तो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। गाइस, एग्जाम में 3-4 दिन बचा हुआ है, राइट। 20 जुलाई को एग्जामिनेशन है एसबीआईसीबीओ का। बट यहाँ पर दो पॉइंट्स अगर हम संभाल लेते हैं, जैसा कि पहला हो गया कि इन बचे हुए दिनों में हम क्या करें, राइट, हम क्या डुएबल है, नॉट लाइक कि एकदम से आपको कोई बोल दे आकर कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड पढ़ने लग जाओ। आप इन बचे हुए दिनों में कैसे यूज कर सकते हो, डुएबल्स क्या है और आपको क्या करना चाहिए। और सेकंड, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी, ये दोनों आप लोगों के लिए की फैक्टर्स हो सकते हैं इस एग्जाम में आपका स्कोर बढ़ाने के लिए। आप जो भी स्कोर करने वाले उसको अगर हमको बढ़ाना है तो ऑब्वियसली हम लोगों को ये अवेलेबल डेज में एंड मोमेंट पर क्या करना चाहिए, और हमको ऐसा ना हो कि हम पेपर अटेम्प्ट ढंग से ना करें, तो उसका स्ट्रैटेजी हम लोग कैसे बनाएं। इस सेशन में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अगर आप बेसिक से किसी भी प्रिपरेशन स्टेज पर हो, आप बेसिक से करना चाहते हो या आई मीन टू से कि आपने प्रिपरेशन नहीं करा, तो भी सीबीओ ऐसा एग्जाम है कि यहाँ पर आप कुछ सब्जेक्ट्स को हैंडल कर सकते हो, कुछ की पॉइंट्स को हैंडल कर सकते हो और स्कोर कर सकते हो। नॉट टेलिंग कि आप टॉप कर जाएंगे, बट स्टिल आप स्कोर कर सकते हो। एंड जिसका प्रिपरेशन पहले से अगर आपने रिविजन नहीं करा और राइट कंटेंट का रिविजन नहीं करा तो भी प्रॉब्लम है, राइट। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो बैंकिंग नॉलेज या फिर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, क्योंकि 50 मार्क्स का है, आप चाहते हो, अगर आपका आर्टिकुलेशन बेकार भी है, आपको लिखने में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होता है, फॉर्मेट में प्रॉब्लम आता है, तो आप बैच में ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आप लोगों को करंट अफेयर्स भी डाउनलोडेबल मिल जाएगा, बैंकिंग नॉलेज भी आप लोगों को ई पीडीएफ मिल जाएंगे, क्योंकि आप टॉपिक वाइज स्टक ना हो। एंड साथ में आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ये कंप्लीट कॉम्बो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हो तो आप बैच में एनरोल करने के लिए 24/7 जिस टाइम पर वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो। ऑलराइट, टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। वन मोर थिंग दैट, अगर आप एंड टाइम पर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को संभाल लेते हो, जो कि डुएबल है, अगर आप सेशन को देखेंगे, आई कैन टेल यू, आई कैन अश्योर यू कि 2 से 3 दिन में आप लोग आपका स्कोर और टाइपिंग को लेकर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अच्छे से लिख पाएंगे। ऑलराइट, तो बैच में ज्वाइन करने के लिए आपने नहीं करा है तो आप कर सकते हो। इस कॉम्बो में एंड मोमेंट में आप लोगों के लिए मैराथन्स भी इंक्लूडेड रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आने वाला है दैट इज कि हम लोग इन बचे हुए दिनों में क्या करें, राइट। अब बचे हुए दिनों में क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चाहे एक दिन बचा, 2 दिन बचा, एक रात पहले भी आप जो देख रहे हो वो एग्जाम में आ जाता है, तो आपके लिए विन विन सिचुएशन हो जाता है, राइट। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपने कुछ तो भी पढ़ लिया, आपको किसी ने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा दिया, किसी ने कुछ टॉपिक पढ़ा दिया, और वो आया ही नहीं एग्जाम में, तो क्या मतलब का, आपने एक तो प्रेशर भी लिया और एग्जाम में नंबर भी नहीं आया। सबसे अच्छी बात इस एग्जामिनेशन में पता है क्या है, कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट, और टोटल सब्जेक्ट से सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ मतलब कि इंग्लिश का कोई कट ऑफ नहीं है, बैंकिंग नॉलेज का कोई कट ऑफ नहीं है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड का कोई कट ऑफ नहीं है। तो आपको ऐसा वरी होने का जरूरत नहीं है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा दैट इज की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आप लोगों का, ये सारे मार्क्स है आप लोगों के, लाइक 30 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, 20 मार्क्स, 50 मार्क्स एंड 170 मार्क्स। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको सबसे पहले आपको इन बचे हुए दिनों में हाईलाइट करना है और इस पर कमांड करना है। अब कमांड करने के लिए आपके मन में आएगा कि सर हम लोग तो इंग्लिश अच्छे से जानते नहीं है, टाइप कैसे करेंगे, लेटर कैसे टाइप करेंगे, अब याद भी होगा नहीं। मैं आपको एक क्लियर फंडामेंटल बताता हूं कि अगर आप सेशन को देख रहे हो, आपने बैच ज्वाइन भी कर रखा है, आपने पहले सेशन नहीं देखा, तो आप सेशन को देखेंगे तो आप 2 से 3 सेशन में ही एटलीस्ट लेटर राइटिंग तो अच्छे से कर पाएंगे। ऐसे राइटिंग में इतना लिख देंगे कि 10 नंबर मिल जाए। आप लोग इस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आउट ऑफ 50, अगर आपका पहले से अच्छा थोड़ा सा कमांड था, आप 35 मार्क्स ला सकते हो। 25-30 मार्क्स आप बेयर मिनिमम ला सकते हो अगर आप इस मॉडल को फॉलो कर लेते हो। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हम क्या होता है जब प्रिपरेशन करते हैं, तो कॉमन मिस्टेक जो कैंडिडेट्स एसबीआईसीबीओ को लेकर करते हैं कि जब प्रिपरेशन करते तो 170 मार्क्स का तो पेपर है, बट उनका अटेंशन कहां पर रहता है, बैंकिंग नॉलेज के ऊपर। ये पूरा डिपेंड करेगा, ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप बैंकिंग नॉलेज पर अगर स्टक होंगे इन टाइम पर, ये सारे सब्जेक्ट्स को छोड़ देंगे, तो आपके हाथ में केवल 40 नंबर का रहेगा, वो भी एग्जामिनर अगर पेपर टफ दे देगा तो वो भी नहीं बनना है। और उसके बाद में प्रॉब्लम अलग क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के ऊपर टाइम नहीं दे रहे हो, आप इंग्लिश के ऊपर भी टाइम नहीं दे रहे हो। अब आपको लगेगा कि इंग्लिश भी हम लोग कैसे करें, हमारा तो इंग्लिश वीक है, तो आप लोग इंग्लिश को इतना ग्रांटेड मत लीजिए। आप इंग्लिश को अगर ग्रांटेड लेंगे तो 30 मार्क्स का है इंग्लिश बेसिक से, और आप लोगों का कम से कम सेक्शनल कट ऑफ नहीं है और नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो आप इंग्लिश में 10-15 नंबर तो ला सकते हो, क्योंकि रीडिंग के ऊपर रहता है पूरा, ना कि आपको बोलकर बताना है। वहां पर रीडिंग के ऊपर रहता है, जजमेंट बनना होता है, स्टोरी समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, क्या गलत लग रहा है क्या सही लग रहा है, दैट्स इट। इट कैन बी डुएबल। आप लोगों को आइडियली एंड मोमेंट पर 4-5 इंग्लिश के 20-20, 30-30 मिनट के मॉक टेस्ट लगाना चाहिए डेली बेसिस पर। आई कैन टेल यू, आपका इंग्लिश अगर बहुत बेकार भी है ना, तो आप लोग अगर टेस्ट लगाते हो, 5 दिन तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो पूरा पेपर के बेसिस पर, तो आप लोगों के साथ में पता है क्या होगा,
अगर आप जैसे 8 नंबर ला रहे हो तो आप एग्जाम में ट्रस्ट में 12-13 नंबर लेकर आओगे, क्योंकि आप लोगों का माइंडसेट हो गया कि यार ये इंग्लिश को पढ़ने से हमारा हेडेक नहीं होगा आप एग्जाम में। आप लोगों को इंग्लिश को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इट इज ऑफ 30 मार्क्स। आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस ऐसे नहीं करना है कि पूरी इंग्लिश सीख लेना है। आप लोगों को क्या करना है, जस्ट आओ, मॉक टेस्ट लगाओ इंग्लिश का, दैट्स इट। इसके अलावा ज्यादा नहीं सोचना, ओवरथिंक नहीं करना, या इसको अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना कि इंग्लिश कुछ नहीं है, इंग्लिश वहीं पर देखेंगे। आप लोग बैंकिंग नॉलेज में स्ट्रक हो रहे, दैट इज ट्रू। बैंकिंग नॉलेज के भी टॉपिक्स में आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों को करना है। बैंकिंग अवेयरनेस में मत उलझ जाना, राइट। तो 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, दैट इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। आप लोगों को कम से कम प्रैक्टिस करते रहना है। फॉर्मेट याद कर लिया, आपको फॉर्मेट मैंने एक क्लास यहाँ पर यूट्यूब पर भी बताया, इंटरनली तो आप लोगों ने देखा ही होगा क्लासेस की फॉर्मेट को कैसे फॉलो करना है। इट इज वेरी मच डुएबल कि आप 1-2 दिन के अंदर ही इसको फॉलो कर सकते हो। आपके पास में जैसे कल मॉर्निंग का एग्जाम है ना, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के ऊपर पूरा लग जाइएगा। आपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर रखा है तो भी उसको टाइप करते रहिए, करते रहेंगे, चाहे वर्ड फाइल में टाइप कर रहे हो, तो आप लोग अच्छा स्कोर कर लेंगे। 50 मार्क्स का 30-40 मार्क्स आपको अगर मिल जाते हैं, 60 मार्क्स 70 मार्क्स का कट ऑफ जाता है, तो आप लोग को अच्छा स्कोर मिल जाएगा। यही हमारा एजेंडा है, दैट आउट ऑफ 170 हम लोगों को 70-80 मार्क्स बेयर मिनिमम लाना है। अच्छा स्कोर के लिए तो हम 100 भी लेकर आएंगे अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। अब सेकंड स्टेप, कंप्यूटर एप्टीट्यूड में क्या करना है, अगर आपने पहले से रीजनिंग कर रखा है, आपका कमांड था, आपने कोई एग्जाम्स के बारे में प्रिपरेशन कर रखा था, तो आप लोगों को कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 3-4 सिलेक्टेड टॉपिक्स करना है, जैसे मशीन इनपुट हो गया, इनक्वालिटी हो गया, कोडेड डायरेक्शन हो गया, कोडेड ब्लड रिलेशन हो गया, तो ब्लड रिलेशन हो गया। तो ये 3-4 टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों को ऐसे कमांड करके रख लेना है। एग्जाम में आउट ऑफ 20 आप 10 मार्क्स ला सकते हो, है ना, क्योंकि 20 मिनट्स में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएगा, तो आप 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो एक माइंडसेट रखिएगा कि आप लोगों को टाइम अवेलेबल रखना है। एग्जाम में क्या होगा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के एग्जाम में, अब यहाँ पे एग्जाम का टिप बता रहा हूँ, जैसे आप लोगों के पास में 20 मिनट्स का टाइम मिला है, तो अब आप लोग सपोज करते हैं कि 5-5 के सेट में क्वेश्चन आता है। अब एक सेट आपसे 8 मिनट ले जा सकता है ना, 8 मिनट लग गया मशीन इनपुट करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो दूसरा सेट आप उठाओगे तो उसमें 16 मिनट लग गया, तो 4 मिनट लास्ट का बचा। तो डू नॉट थिंक कि आप सॉल्व करने लग गए। क्या कैंडिडेट मिस्टेक करते हैं कि उनके सामने जैसे कि कोडेड ब्लड रिलेशन आ गया, है ना, तो लास्ट थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने गए, तो उसके चक्कर में ये तुक्का नहीं मार पाए। ये बचे हुए क्वेश्चन में तुक्का मारो उस टाइम पर, जैसे 4 मिनट बचा, 3 मिनट बचा, तो अंडरस्टैंड करो उस फंडामेंटल को कि आप अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे पूरा। अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो लास्ट के 3-4 मिनट बचा कर रखो कि तुक्का लगा सकें आप लोग। तुक्का नहीं लगाओगे तो फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसके नंबर मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे, राइट। तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड का मैंने आपको बताया कि आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखा था तो ठीक है, अगर नहीं करा है तो उसको छोड़ दीजिए, राइट। अब एंड मोमेंट पर यू कैन नॉट डू सो, है ना, ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि आप कंप्यूटर एप्टीट्यूड में एंड मोमेंट पर नहीं कर सकते। अब पॉइंट आता है कि यहाँ पर हम लोग अभी क्या करें, है ना। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हमने देख लिया, इंग्लिश में जैसे पैसेज आता है, पैराजंबल आता है, तो आई एम नॉट टेलिंग कि आप इसमें परफेक्ट हो जाओ, कि आपको जैसे 30 नंबर आया तो 30 नंबर पूरे लाने। मैं जस्ट इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने 3-4 मॉक टेस्ट इंग्लिश के लगा लिए, 30 मिनट अगर डेली दे दिया, या फिर एग्जाम से एक दिन पहले भी पेपर अटेम्प्ट कर लिया, तो आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि यार मैंने ये मिस्टेक कर दिया था, ये तो सिंपल था। आप लोग एग्जाम में मिस्टेक नहीं करेंगे, आपका माइंडसेट हो जाएगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि यार ये तो आई कैन डू सो। मेरा इंग्लिश वीक है बट आई कैन डू सो, कि यार मैं पैसेज पढ़ के समझ तो सकता हूँ या समझ सकती हूँ, राइट। तो ये इंग्लिश, और मैंने सो फार आपको बताया कंप्यूटर एप्टीट्यूड का क्लियर रोड मैप, और यहाँ पर अभी मैंने आपको तुक्के का भी बताऊंगा, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी बताते चल रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मैं वापस से रिपीट करूंगा। आई कैन टेल यू, अगर आप बैच में एनरोल नहीं तो बैच में एनरोल करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आप एक दिन पहले भी देखकर जाएंगे, आई कैन टेल यू कि आप एग्जाम में यहाँ पर नंबर स्कोर कर लेंगे, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है करने का। तो अगर आप जस्ट ऐसे देखते हो, करते नहीं हो, टाइप नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो फिर यू कैन नॉट डू एनीथिंग, है ना। फिर तो सिंपल टाइम पास है आप लोगों के साथ में, कि आप टाइम पास कर रहोगे एग्जाम में भी जाकर, सेंटर पर भी जाकर। और ये चीजें बहुत सारे कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड होते हैं वो लोग नहीं करते, उनका माइंडसेट क्लियर रहता है कि यार मुझे स्कोर करना है, आई नीड स्ट्रेटेजी, राइट। अब बात आती है जनरल अवेयरनेस की। अब यू माइट बी थिंकिंग कि जनरल अवेयरनेस में हम एंड मोमेंट पे क्या करें। मैंने 2 बात क्लियर बोला, आप लोग जनरल अवेयरनेस बैंकिंग नॉलेज के चक्कर में एग्जाम को मत डिफाइन करिए। आपको नहीं पता एग्जामिनर क्या पेपर देगा, ठीक है। आप सोच रहे हो कि जनरल अवेयरनेस हम पढ़ लेंगे, मत पढ़िए। आपने पहले पढ़ा तो रिवाइज करिए, पहले पढ़ा रिवाइज करेंगे, पहले पढ़ा तो रिवाइज करेंगे जितना डुएबल बनता है, नॉट कि आप इसको स्टेक पर पुट अप कर देंगे कि आपने कंप्यूटर एप्टीट्यूड पढ़ रखा था उसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ये तो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है ना गाइस, ये तो आपको मशीन इनपुट आता है तो इसका नंबर बनेगा, तो इसका प्रैक्टिस करके जाइए। अगर जनरल अवेयरनेस में आपने कुछ की पॉइंट छोड़ दिए तो पैनिक मत करिए, अरे 1 नंबर के चक्कर में, 2 नंबर के चक्कर में ये पूरा आप लोगों का पूरा एग्जाम का मार्क्स बिगाड़ देगा, है ना। जो कॉमन मिस्टेक कैंडिडेट्स करते हैं, आई कैन टेल यू दिस,
कि वो कैंडिडेट्स केवल जनरल अवेयरनेस का आपको क्लास दे दो, आप उसमें लगे रहेंगे, राइट? आपको इंटरेस्ट आता है क्योंकि ऐसा टॉपिक जो आपके ब्रेन में लोड नहीं देता है ना? जैसे आपके सामने कुछ न्यूज़ आया तो आपको अच्छा लगता है, अच्छा ये न्यूज़ आ सकता है, ये आ सकता है। एग्जामिनर देगा ही नहीं तो आप क्या करेंगे? राइट? और इनमें क्या फंडामेंटल काम करता है कि आप पढ़ेंगे, लेकिन इसमें रिवीजन लगता है। आप सब पढ़ेंगे और उसके बाद में आपको सभी पॉइंट्स एक जैसे लगेंगे कि यार कितना परसेंट था, क्या नहीं था। आप नहीं रिटेन कर पाएँगे क्योंकि डे टू डे करिकुलम का पार्ट होता है कि आज आपने पढ़ा, कल वापस से रिवीजन करा घर पर, परसों आपने टेस्ट दिया, नरसों फिर आप लोगों के सामने कहीं न कहीं ये टॉपिक रिपीट हुआ। तो इस तरीके से लर्निंग होता है। लर्निंग को समझिए एक बार कि बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस करने के चक्कर में हम लोग हमारा पेपर ना बिगाड़े क्योंकि 170 मार्क्स में आप लोगों को 70-80 नंबर अगर कुछ नहीं करा तो भी ला सकते हो। आपने पहले से पढ़ रखा है, तो केवल रिवाइज़ करना है, केवल रिवाइज़ करना है। आप शायद सोच रहे होंगे ये टॉपिक छूट गया तो वो टॉपिक नहीं आएगा या आ गया तो 1 नंबर में आ गया। दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग, राइट? तो यहाँ पर बैंकिंग नॉलेज और करंट अफेयर्स में क्या करना है आप लोगों को, जनरल अवेयरनेस में आप लोगों ने जितना पढ़ रखा है, पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ा है, छोड़ दीजिए। मैं आपको अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी बताऊँगा, कैसे ऑप्शंस पिकअप करना है, राइट? कैसे ऑप्शंस पिकअप करना है। मैं एक छोटा-सा एग्जांपल पहले दे देता हूँ, जिससे पहले मैं आप लोगों को बैंकिंग नॉलेज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँ, उससे पहले मैं एक रफ एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। दैट इज़ ये ऑप्शंस है आप लोगों के सामने। सपोज़ करते हैं 120 का आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है, आप कुछ भी पढ़कर नहीं गए, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, है ना? आप कुछ भी पढ़कर नहीं गए, राइट? अब आपने एक इनमें से ऑप्शन पिकअप कर लिया, राइट? तो ऐसा तो होगा नहीं कि सारे ऑप्शन आप लोगों के गलत हो जाएँगे। आप एक कांस्टेंट पर लग गए, सपोज़ करते हैं आप सी ऑप्शन पर लग गए, है ना? तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगा ना कि 1/5 तो ये सही होगा। 1/5 होने के तो चांसेस बनेंगे, वैसे सी कुछ ऑप्शंस मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। बट स्टिल 1/5 का प्रोबेबिलिटी तो बनेगा, राइट? तो 120 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना बनेगा? 24। तो आप 120 में से 24 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को छोड़कर तुक्के में लेकर आ रहे हो। तुक्के में मैं बोल रहा हूँ, आप कुछ भी नहीं देख रहे हो, क्वेश्चन ही नहीं देख रहे हो। उसके बाद आप 25 मार्क्स ला सकते हो और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में 30 मार्क्स लेकर आते हो तो 60 नंबर तो आपका वैसे ही आ रहा है। लास्ट ईयर का कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 59 था, ओबीसी इन सब के लिए थोड़ा-थोड़ा कम भी था। ठीक है? तो आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर 60 मार्क्स तो एक कैंडिडेट जिसने कुछ भी नहीं करा, उसने केवल तुक्का सही से लगा दिया, तो वो नंबर लेकर आ रहा है। तो आप क्यों नंबर लेकर नहीं आना चाहते कि आप 40 नंबर 30 नंबर पर अटकना चाहते हो जस्ट बाय डूइंग बैंकिंग नॉलेज और करंट अफेयर्स? आपका कुछ पॉइंट तो अच्छा होगा, राइट? आपका बैंकिंग नॉलेज का मैं पॉइंट्स बता देता हूँ, जो आप लोगों को करना है दैट इज़ मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का वापस से बताना चाहूँगा कि 50 मार्क्स का है गाइस। आप बैंकिंग नॉलेज में स्टक होते रह जाएँगे और आपको कुछ भी श्योरिटी नहीं रहेगा कि क्या पेपर में आने वाला है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में लेटर आना है और आप लोगों का ऐसे आना है, उसका फॉर्मेट आप लोगों की क्लासेस में अवेलेबल है। डू इट, सिंपल एज़ दैट। अगर आप इसको करते हो 30-35 नंबर्स अगर आप फॉर्मेट को फॉलो करके लेकर आते हो, यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगा कि आपको आर्टिकुलेशन सीखना पड़ेगा, क्या लिखना है। सब कुछ वेल एक्सप्लेन्ड है। आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो आपके पास एन नंबर ऑफ रीज़न्स रहेंगे। तो अगर आप ये 50 नंबर को जो शॉर्ट-शॉर्ट है, ये 40 नंबर आपके शॉर्ट-शॉर्ट नहीं है। आपको लग रहा है कि 40 नंबर का पेपर है लेकिन आपको नंबर कितने आएँगे? पेपर एग्ज़ामिनर ने घुमाया तो कुछ भी नहीं बनेगा, 10-5 नंबर बनेगा। सबके लिए टफ आएगा, आपके लिए अकेले के लिए टफ नहीं आएगा। और अगर एग्ज़ामिनर ने पेपर नहीं घुमाया, लास्ट ईयर जैसा दिया तो आप लोगों के लिए बेसिक से केवाईसी ये सब चीज़ें नहीं आता तो फिर तो हम लोग बैंकिंग कर ही नहीं रहे, राइट? तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम किस पर अपना प्रायोरिटी दे रहे हैं। आपको थोड़ा थमना पड़ेगा, थोड़ा रुक कर देखना पड़ेगा कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का ये फॉर्मेट है। लेट मी डू इट, लेट मी रिमेंबर इट। मैं इसको याद रखने की कोशिश करता हूँ, करती हूँ। इसके अकॉर्डिंग आप इसमें स्कोर कर पाएँगे। अब मेन पॉइंट आता है कि बैंकिंग नॉलेज में मैं आप लोगों को एंड मोमेंट के कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ। आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हो, प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो। ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, राइट? अब सर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा और एंड मोमेंट के मैराथन आप लोगों के लिए बैच में अवेलेबल रहेगा। आपने बाद में भी बैच को जॉइन करा है क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ईज़ी टॉपिक्स रहेंगे, जो कि आप सुने-सुने टॉपिक्स जैसे कि अकाउंट ओपनिंग का हो गया, तो आप लोग को कम से कम याद रखने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई विल नॉट टेल कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पढ़ के चले जाइए। आई विल नॉट टेल कि आप ये पढ़ के चले जाइए। बट मैं कुछ की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बता रहा हूँ जो आपको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। आउट ऑफ 40 क्वेश्चन्स उसमें से नहीं आएगा, बट स्टिल एक बेसिक्स आप लोगों का क्लियर रहेगा, तो एटलीस्ट नंबर यहाँ पर भी आ सकता है। फिर अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी बताऊँगा। तो बैंकिंग नॉलेज में आप लोगों को सबसे पहले जो बेसिक करना है, ये केवाईसी है। अब केवाईसी तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स होता है, कितने साल में कब री-केवाईसी करना है, सरसई के बारे में, सी-केवाईसी के बारे में, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन के बारे में, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, तो ये बेसिक्स अगर पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू डू इट। और ये मैं एंड टाइम पर आई विल ट्राई कि आप लोगों का मैराथन में इसको कवर करा जाए क्योंकि आप लोग एक बार रिवीजन कर पाएँ। बट आई आई कैन नॉट अश्योर यू कि होगा ही होगा क्योंकि टॉपिक्स एंडलेस है ना? आप लोगों के लिए ऐसा नहीं कि ये टॉपिक्स करा तो ये टॉपिक आएगा। लेकिन जो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ उनमें से क्वेश्चन बनेगा, है ना? उनमें से क्वेश्चन आना ही आना है।
सेकंड होता है कि अकाउंट ओपनिंग डॉक्स। अब आप केवाईसी करते हो, केवाईसी के बाद में अकाउंट ओपनिंग डॉक्स रहेगा, लाइक ट्रस्ट के अकाउंट में क्या लगेगा, कंपनी के अकाउंट में क्या लगेगा, प्राइवेट लिमिटेड में, पब्लिक लिमिटेड में, कंपनीज एक्ट पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ये सब है ना, डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो हमको पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो ये तो बेसिक से, आप बैंकर हो तो ये तो आपको टॉपिक आता है और ये स्ट्रेस देगा नहीं। आपको टॉपिक देखना है प्राइवेट लिमिटेड में क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, दैट्स इट, है ना। ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए जो आप अभी एंड टाइम पर भी एनरोल करेंगे तो इसमें अवेलेबल है, आपने एनरोल कर रखा है तो इसको प्रायोरिटाइज कर रही है, मैंने आपको इंटरनल भी बताया, राइट। थर्ड पॉइंट आता है कि डिपॉजिट अकाउंट्स के बारे में पढ़ना, जैसे कि एफडी आरडी, डिपॉजिट अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है, एफडी आरडी, ये सब वेल एक्सप्लेन्ड है आप लोगों के सेशंस में और पीडीएफ, ई पीडीएफ के फॉर्म में, है ना, कैप्सूल्स के फॉर्म में। तो डिपॉजिट अकाउंट में जैसे कि होता है कि एफडी का रेट क्या रहता है, राइट। एफडी का रेट मतलब कितना प्री मेच्योर विड्रॉ होता है तो कितने टाइम में इंटरेस्ट मिलेगा, कितने टाइम में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नॉन कॉलेबल कब देना है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें मिनिमम टेनर, मैक्सिमम टेनर, राइट, यहाँ पर स्टाफ के बारे में, सीनियर सिटीजन के बारे में, यहाँ पर कौन अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, कौन ओपन कर सकता है, ब्लाइंड पर्सन का कैसे अकाउंट ओपन होगा, डिसीज पर्सन का क्लेम कैसे जाएगा, यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होता है, कौन देता है, राइट, मतलब कौन देता है से मतलब कितने टाइम में देना जरूरी है, राइट। और इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड डेफ के बारे में, अभी हॉट टॉपिक है, बहुत ज्यादा न्यूज में था और आने के चांसेस भी है इस टॉपिक से। जैसे कि एटीएम का चार्जेस चेंज हुआ तो ऑब्वियसली इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, पीएसएल का टॉपिक बनता है। और इसके अलावा जब मैं ऑपरेशनल एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर और 2-3 टॉपिक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। दैट इज़ कि अगर यहाँ पर पर्टिकुलरली डेप्थ का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को हैंडल करना है। एफडी अगर मैच्योर हो गया, गार्निशिंग ऑर्डर लग गया तो कैसा कंडीशन बनेगा, 14 दिन का कंडीशन बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये ऑल ऑफ दीज़ क्वेश्चन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? ये आपको ज़रूरी नहीं है कि 40 क्वेश्चन आ जाएँगे। बट आई कैन टेल यू कि यार 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे इन पर्टिकुलर टॉपिक से तो आप लोग बना सकते हो। केवाईसी से चांसेस पूरा रहता है कि एक टॉपिक, एक क्वेश्चन आता है। अकाउंट ओपनिंग डॉक्स से एक ना एक क्वेश्चन आता है कि क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर एचयूएफ का आ गया इसमें क्वेश्चन बना लोगे आप आराम से। डिपॉजिट अकाउंट के बारे में मैंने बताया। अब फोर्थ पॉइंट यहाँ पर बनता है दैट इज एंसिलरी सर्विसेज, जैसे कि लॉकर के बारे में पढ़ लीजिए, कितना पेनल्टी लगेगा, सो एंड सो। एनईएफटी आरटीजीएस के बारे में पढ़ लीजिए, डिमांड ड्राफ्ट के बारे में पढ़ लीजिए, डीडी के बारे में पढ़ लीजिए। डीडी क्या होता है, कितना कैश में ओपन कर सकते हैं, कस्टमर आएगा तो कैश में, नॉन कस्टमर वॉक इन कस्टमर कितने में ओपन कर सकता है, कैश में रिडीम कितना हो सकता है, मतलब विड्रॉ करने आया है कस्टमर तो उसको कैश में आप कितना विड्रॉ करने देंगे और बाकी अकाउंट पे ही कितना रहता है। तो कंडीशंस, टर्म्स कंडीशन पढ़ना है। लास्ट ईयर जैसे क्वेश्चन आया था कि इस एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड है। इसके बाद में आपको प्रायोरिटाइज करना है, ये नोट कर लीजिएगा प्लीज, दिस इज फॉर यू ओनली। आई एम प्रोवाइडिंग दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड आई कैन टेल यू, नोबडी विल टेल यू, आप ऐसे ही उलझते रहेंगे। जो रैंडम तुक्का लग गया तो तुक्का लग गया, अदरवाइज आप लोग ऐसे भटकते रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप एंड मोमेंट पर अपनी प्रिपरेशन को वेस्ट करें। दैट्स व्हाई आई एम हियर टू टेल यू अबाउट दिस, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक एनआई एक्ट, पीआर एक्ट और आरबीआई एक्ट, इनसे चांसेस बनता है कि क्वेश्चन आता ही आता है। आप कितना भी कर लें तो एनआई एक्ट, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अगर आप सेशन को देख लेंगे इंटरनली तो आप लोगों का बहुत हेल्प हो जाएगा। तो एनआई एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को श्योरली यहाँ से नंबर निकल जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन तो बना कर देगा, एग्जामिनर को पता है कि ये बिल्कुल पढ़कर नहीं आने वाले, तो ऐसे टॉपिक को फंसाते हैं, है ना। यहाँ पर डेफ भी आ गया है ना, मैंने बता दिया, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड हो गया, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन भी आ जाएगा इसके अंदर में, राइट। अब ये पॉइंट्स है, ये तो बेसिक है ना, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन अगर हम नहीं पढ़ सकते तो प्रॉब्लम है हमारे साथ में, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं इसके अलावा क्या पॉइंट पढ़ना है, दैट इज एनआरआई बैंकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट गाइस। एनआरआई बैंकिंग पता है एग्जामिनर को कि एनआरआई बैंकिंग में कंफ्यूज होंगे, डिपॉजिट में कम कंफ्यूज होंगे, तो एनआरआई बैंकिंग का वेटेज थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन तो जरूर आएगा इस टॉपिक से, आप बेसिक पढ़ लेंगे तो बेसिक से आप लोगों का स्कोर हो जाएगा। तो इन टॉपिक्स के ऊपर अपना नजर रखिए, कम से कम गवर्नमेंट स्कीम ये सब आ सकता है, आएगा, लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये टॉपिक्स हमारे अगर बेसिक्स सही हुआ तो कम से कम हम 40 नंबर में 5-7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, तो जो भी हमारे एग्जामिनर हमारे सामने पुटअप करता है तो हम लोग नंबर ला सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल क्लेम नहीं करता हूँ कभी भी कि आप लोगों को 100% आएगा। एग्जाम में कट ऑफ डिपेंड करता है टोटली कि कॉम्पिटिटर ने कैसा परफॉर्म करा। कॉम्पिटिटर परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे, राइट। केवल कहने की बातें होती है, एग्जाम के बाद में हमने 40 में 40 कर दिया, उनके नंबर देखिएगा कभी भी, टॉपर के नंबर के कितने आए थे, है ना। मैंने आपको टॉपर का स्कोर कार्ड भी शेयर करा है। लास्ट, अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स आल्सो गॉट सिलेक्टेड। आप देखेंगे कि हम लोगों ने इवन एंड टाइम पर भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो हमने क्लासेस करा था उससे बहुत अच्छा आउटपुट देखने को मिला था। सेम विद द इंटरव्यू बैच, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप लोगों ने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखा होगा। अब मैं आपको और पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, दैट इज आप लोगों को एक बार सम अप करूंगा और पेपर में तुक्का कैसे मारना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, राइट।
तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, इंग्लिश के 5 मॉक्स लगा लीजिए, जो आप लोगों के लिए वेबसाइट पर अभी अवेलेबल होने वाला है, कि आप 4-5 टेस्ट लगा लीजिए, 2-3 भी लगाएंगे चलेगा, एक भी लगा कर गए, ट्रस्ट में आपके लिए काम का आएगा। फुल लेंथ एक टेस्ट सीरीज जरूर लगा कर जाना, एग्जाम से पहले एक टेस्ट जरूर लगा कर जाना, क्योंकि एग्जाम अक्सर ऐसा होता है कि आप एग्जाम देकर आएंगे, फिर आपका माइंडसेट क्लियर होता है, अरे यार अगली बार अगर ये पेपर देने का मौका मिला तो आई डू दिस, तो वो पहले ही हम लोग क्यों ना कर लें, क्योंकि ये एसबीआई का एग्जाम अभी आप लोगों को ऐसा लगेगा इस मोमेंट में कि यार ये जाने देते हैं, लेकिन आप लोग ट्रस्ट मी, अगर आपने एफर्ट नहीं लगाया राइट डायरेक्शन में तो बाद में बहुत पछताएंगे जब आप आपके कलीग्स इन सबको सिलेक्टेड होते देखेंगे। अब यहाँ पर इंग्लिश के 4-5 मॉक टेस्ट लगा लीजिए, आई एम नॉट टेलिंग कि आप लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक पर जाइए। जनरल अवेयरनेस अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो उसको रिवाइज करिए, नहीं पढ़ा है तो डू नॉट डू इट। अगर बैंकिंग नॉलेज की बात करें तो बैंकिंग नॉलेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, पहले से आपने पूरा पढ़ रखा है, क्लासेस में करते आ रहे हो तो उनको रिवाइज करना है, राइट। आपको इंटरनली मैंने सब कुछ गाइड भी कर रखा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग रिवाइज करेंगे। कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपने पहले रीजनिंग ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया है, या फिर आपने बैच में एनरोल करके टॉपिक प्रिपेयर करे, तो 2-3 टॉपिक पर अच्छा कमांड करिएगा। आउट ऑफ 20 आप 10 नंबर ला सकते हो, 10 नंबर के बाद में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत स्पीड चाहिए उसके लिए। और एग्जाम में ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है कि आपके पास में 15 मिनट हो गए और आप एक नया क्वेश्चन पिकअप कर रहे हो, क्योंकि 3-4 मिनट 4-5 मिनट में आप पेपर को एक क्वेश्चन को पूरे सेट को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना, वो पूरे सेट में सॉल्व होगा, तो 3-4-5 मिनट ले गया तो आप तुक्के नहीं लगा पाएंगे बचे हुए क्वेश्चन पर। तो आई रियली वांट कि अगर 10 नंबर भी आपके बच रहे तो आप उनके ऊपर पहले तुक्का लगाइए, फिर दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जंप करिए। दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग 1-2 दिन, जितने भी दिन आपको बचता है, जितना भी टाइम मिलता है, लग जाइए, इट कैन चेंज योर स्कोर, टोटली स्कोर चेंज हो जाएगा। कैंडिडेट्स कोई भी आप लोग को नहीं समझ में आएगा कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अनटिल अनलेस आप इसके बारे में गाइडेड ना हो, राइट। और कितना इजी है, आई कैन टेल यू दिस, कि आप इस सेशंस में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये तो बहुत इजी है, मैं फोकट ही इसके लिए बारे में वरिड हो रहे थे, है ना, राइट। और आपको कोई भी ऐसे फॉर्मेट्स के फॉर्म में नहीं बताने वाला कि क्या मिस्टेक होता है, क्या मिस्टेक नहीं होता है, इतना एनालिसिस हमने सेशन करा है, आज भी करेंगे इंटरनल सेशन में, तो आप लोगों को नहीं बताने वाले कोई भी कि ये टॉपिक्स कैसे स्कोर करा जाता है, राइट। अब ये पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिया, अब यहाँ पर हम लोग तुक्के के बारे में बात करना चाहते हैं। तो देखो, मैंने कंप्यूटर एप्टीट्यूड का तो बता दिया कि आप लोगों को सपोज करते, अब हमको स्कोर करना है, राइट। अब कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आप लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो इंश्योर करना कि पहले आप लोगों को एग्जाम, आप लोगों का जैसे कि 20 मिनट्स का टाइम खत्म होने वाला है, 17-18 मिनट बचा है, 15 मिनट बचा है, 14 मिनट बचा है, तो रिस्क मत लेना, पहले तुक्का लगाना है, फ्लूक लगा देना सबसे पहले। और फ्लूक कैसे लगाना है अभी बता देता हूँ, ठीक है। सेम आपको क्या करना है, बैंकिंग नॉलेज में प्रॉपर टाइम रहेगा, 40 मिनट रहता है, 40 क्वेश्चन रहते हैं, बहुत डुएबल टाइम रहेगा, करंट अफेयर्स में डुएबल टाइम रहेगा। इंग्लिश में प्रॉब्लम आएगा, तो इंग्लिश में आप लोगों को जो पहले से करना है, जो आपका माइंडसेट है, वो करके फिर तुक्का लगाकर बैठने का है, ठीक है। तो ये इंग्लिश का स्ट्रैटेजी बताया मैंने, तुक्का कौन सा लगाना है समझते हैं उसके बारे में भी। और एक और पॉइंट बच रहा है यहाँ पर, कंप्यूटर एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, बैंकिंग नॉलेज और इसमें हो गया। लेटर राइटिंग में आप लोगों को कोशिश करना है कि अगर आप फॉर्मेट को फॉलो करो तो 10 से 12 मिनट में लेटर टाइप हो जाना चाहिए। टाइमिंग को ध्यान दीजिए, उस वर्ड को बार बार टाइप करिए, बार बार टाइप करिए, ठीक है। 2-3 बार टाइप कर लेंगे, हैंड्स ऑन हो जाएगा, एग्जाम में टाइप हो जाएगा। 30 मिनट का टोटल टाइम मिलता है आप लोगों की एग्जाम में, तो लेटर राइटिंग पे आपको 10 से 12 मिनट अलॉट करना चाहिए। 12 मिनट भी अलॉट करा तो यहाँ पर 17-18 मिनट जो भी टाइम मिलता है आप लोगों के पास में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए, तो उसके ऊपर अलॉट करना चाहिए। आप लोग को 150 वर्ड्स में लेटर राइटिंग लिखना है, 250 वर्ड्स में ऐसे राइटिंग लिखना है। इंटरनल क्लास में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर अब तुक्के के बारे में बात करें तो देखो, एक कंडीशन तो ये बनता है कि सर हमने तो कुछ पढ़ कर गए थे, हम तो ऐसा नहीं कि पूरा तुक्का लगाने वाले सी ऑप्शन पर, क्योंकि हमको ऐसा हो सकता है ना कि 5वां क्वेश्चन आता है, फिर यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है, फिर 10वां क्वेश्चन आ गया था, तो अब हम इस केस में कैसे तुक्का लगाएं। सपोज करते हैं यहाँ पर आंसर आ गया था बी, सपोज करते हैं यहाँ पर आंसर आ गया था डी, यहाँ पर आ गया ए, है ना, सपोज करते हैं, तो अब हम तुक्का कैसे लगाएं। ये 6 क्वेश्चन आ गया, 7 क्वेश्चन आ गया, 8 क्वेश्चन आ गया, 9 क्वेश्चन आ गया, 10 क्वेश्चन आ गया, इस केस में हमको तुक्का कैसे लगाना है, राइट। ऐसा पॉसिबल होगा कि आपने इंग्लिश भी सॉल्व करा, बाकी कैसे करना है तुक्का, राइट। तो जैसे कि इंग्लिश से स्टार्ट करता हूँ, तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन 5-5 के सेट में आता है, तो आप पर्टिकुलरली सपोज करते पैरा जंबल नहीं कर पा रहे हो, तो 5 नंबर का सेट है, तो उस पर एक लाइन में तुक्का लगा दीजिए, उसमें तो आप लगा पाएंगे कि सी 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 लगा दिया। जहां पर सेट में क्वेश्चन है, जैसे कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जैसे कि इंग्लिश, तो यहाँ पर आप सेट में तो तुक्का आराम से लगा पाएंगे, यहाँ पर कुछ आप लोगों का नंबरिंग का ऑर्डर का इशू नहीं रहेगा। अब इश्यू जो आएगा वो आएगा आपको करंट अफेयर्स, दैट इज जनरल अवेयरनेस, और बैंकिंग नॉलेज में। तो जैसे कि सपोज करते 5वां आपको आता है, 7वां आपको आता है, 9वां आता है, 10वां आता है, अब आपको 20 के आसपास के तुक्के लगाने। तो अगर आपको एक सीक्वेंस ऐसा दिखता है कि यार ये सीक्वेंस पूरा है, सपोज करते 5 सीक्वेंस है ना, ये आपने 1 से लेकर ये सपोज करते 6, 1 से 5 तक आपको नहीं आता, तो इस पे तो एक ही तुक्का लगा दीजिए, हाई चांसेस है कि सी और बी में से तुक्का लगाएंगे तो 1-2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको हाई चांसेस है कि
अगर 5 क्वेश्चन एक साथ मिल गए, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन एक साथ मिल गए, तो उस पर प्रोबेबिलिटी लगाइए कि एक ही तुक्का आप लगा रहे हो, एक ही तुक्का आप लगा रहे हो, ठीक है? ये ध्यान रखना इस बात को। अब सेकंड प्रॉब्लम ये आता है कि ये सपोज करते हैं कि ये हो गया 5, एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, 7, 9 और 10 हो गया। अब आप तुक्का कैसे लगाएंगे 6 के ऊपर, आप 8 के ऊपर तुक्का कैसे लगाएंगे, 11, 12 इनके ऊपर तुक्का कैसे लगाएंगे? अगर ये 11, 12 ये सब सीक्वेंस में बन रहा है, आपने देखा कि यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा था बी। अब आप श्योर नहीं हो इस क्वेश्चन में कि बी 100% नहीं है या होगा, आपने कैलकुलेटेड तुक्का लगाया, तो इसके आसपास भी आप बी लगा दीजिए, है ना? क्योंकि आपने जैसे इसमें देखा कि इस पे बी लगाया, इस पे लेट इट बी, इसके आसपास में भी बी लगाने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, आपने जो कैलकुलेटेड तुक्का लगाया था वो गलत भी हुआ तो उसके पास वाला तो सही हो जाएगा, एक प्रोबेबिलिटी बनेगा, राइट? 3-4 क्वेश्चंस में से कि यार चलो आपने तुक्का लगाया कि आपको श्योरिटी था कि यार इसका बी आंसर सही होना चाहिए। तो उसके आस-पास वाले अगर आपके पास में खाली दिख रहे हैं तो उसको भी बी लगाइए, क्योंकि आपका अगर वो गलत हुआ तो ये गलत नहीं होगा, राइट? और आप 100% श्योर हो कि यार ये बी होना ही है, तो इसके पास वाले पर सी लगा दीजिए, है ना? तो उससे आपको क्या क्लियर हो जाएगा कि यार ये तो 100% सही था, अब सारे आंसर का तो बी नहीं आएगा। तो यहाँ पर सी लगाते जाएँगे तो ऑटोमैटिकली चांसेस बन जाएगा कि यार ये सी हो सकते हैं। आई होप आप समझे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ एक साथ लाइन में आपको क्वेश्चन दिख गया खाली, तो एक ऑप्शन लगा दीजिए। आप कैलकुलेटेड तुक्का लगा रहे हो, कैलकुलेटेड मतलब 50-50% थे लेकिन आपने लगा दिया सपोज करते बी। अब उसके आस-पास आपको खाली जगह दिख रहा है तो उसके ऊपर भी तुक्का लगाइए बी, है ना? अगर कैलकुलेटेड तुक्का था, क्योंकि ये 100% श्योर नहीं है कि आपका सही होगा। तो अगर सही हो गया तो ठीक है, ये 2 गलत हो जाएँगे, 1 नंबर मिल जाएगा। अगर ये गलत हुआ तो इसके आस-पास में तो ऑप्शन में करेक्ट होना चाहिए ना, तो कम से कम वो सही हो जाएँगे। एक क्वेश्चन इधर सही हो सकता है, राइट? तो इस तरीके से तुक्का लगाना है। अब अगर हम तुक्का एक और कंडीशन में लगा रहे हैं कि आप 100% श्योर हो कि यार ये तो बी है ही ये, है ना? अब इसके आस-पास कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उसपे कोशिश करो कि सी, सी, सी लगा दो। तो उससे क्या होगा कि ये तो 100% सही था, अब इसके आस-पास बी ज़्यादा होने के चांसेस नहीं बनेंगे, है ना? सारे बी हो जाएँगे तो चांसेस नहीं बनेगा, तो एटलीस्ट इन 3 में से 1 तो सही हो जाएगा फिर से। तो ये एक स्ट्रैटेजी ज़रूर लगाइएगा। अगर आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा तो सब पे सी मार्क कर दीजिए, बी मार्क कर दीजिए। हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि बी और सी परफेक्ट हो जाए। आई होप आप लोगों को वीडियो से हेल्प हुआ होगा। आप लोगों को मैं वापस से सम अप करूँगा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, बैंकिंग नॉलेज के जो मैंने टॉपिक्स बताए वो करिए। इंग्लिश, इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगाइए, इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगा कर जाइए, आपका इंग्लिश कितना भी बकवास होगा, अगर आप 4-5 नंबर ला रहे हो तो 8-10 नंबर ला सकते हो, आराम से डुएबल है। 10-12 नंबर का आपका कैपेसिटी है तो 15-16 नंबर आ जाएँगे एग्ज़ाम में, 4-4 5-5 नंबर अगर आप इसे स्ट्रेच कर लोगे एंड मोमेंट पर तो आप एग्जाम क्रैक कर लोगे, राइट? तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड में वही करना है जो आपके टॉपिक्स है। मैंने आपको एंड मोमेंट पर तुक्के लगाने के भी ऑप्शन बताए वहाँ पर कंप्यूटर एप्टीट्यूड में कि एक क्वेश्चन को करने के चक्कर में उलझना नहीं है, क्योंकि वो पूरे सेट में रहेगा और ज़रूरी नहीं कि आप 4-5 मिनट में उसको क्रैक कर लें। तो सबसे पहले तुक्का लगा देना, बाद में मत सोचिएगा कि सर हमने उस पे मार्क करना भूल गए, राइट? अगर वहाँ से फ्री में नंबर आ रहा है तो स्मार्ट पर्सन तो वही करेंगे कि जो फ्री के नंबर हमको मिल रहे हैं वो तो हम पहले ग्रैब करें, ना कि उलझ कर बैठ जाएँ जनरल अवेयरनेस, राइट? तो आई होप ये सेशन से आप लोगों को हेल्प हुआ होगा और सेशन में आप लोग पर्टिकुलरली अगर वीडियो को आप पूरा देखते हो तो कमेंट में आई कैन टेल यू कि आप लोगों का ऐसा डाउट नहीं आएगा जो हमने कवर नहीं करा है ना? पूरा स्ट्रैटेजी कवर कर रखा है और बैच में एनरोल नहीं करा तो बैच में एनरोल करने के लिए आप जिस टाइम पर वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो। बैच में एनरोल्ड हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पर कमांड कर लीजिए। आई नो बहुत सारे कैंडिडेट्स टाइम नहीं दे पाते, तो आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते जाइए। डू नॉट फॉल इंटू ट्रैप, सेशन को देखिए और लगाते जाइए, ठीक है? बैंकिंग नॉलेज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए, सबसे पहली प्रायोरिटी पे उनको रिवाइज करना है। नॉट टेलिंग कि 40 क्वेश्चन उसमें से आएगा, लेकिन ये वेटेज है कि यार एक बेसिक्स बैंकिंग से क्वेश्चन नहीं आएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि कुछ और आ जाएगा, राइट? तो आप लोगों को पहले बेसिक्स पर कमांड करना है, पहले से पढ़ रखा तो उनको रिवाइज करना है। क्लासेस में सब कुछ कवर ही हुआ है ऑलमोस्ट, तो आप लोग उसको कवर करते चलिए। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।